हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रुपेश आज अपने जीएस जर्नी प्लेटफॉर्म पर फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एक वो प्रस्तावना जिसमें हमारे भारतीय संविधान का दर्शन दिखता है, भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच, उनका क्या भविष्य का भारत था, क्या उन्होंने सपना देखा था, वो दृष्टिकोण जिस प्रस्तावना में हमें दिखाई देता है भारतीय संविधान की। आज हम उस प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं, डीपली पढ़ेंगे। और सभी कंपटीशन में कई बार प्रस्तावना से कई सवाल पूछ लिए जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतनी गहराई के साथ पूछ लिए जाते हैं कई बार कि हम खुद से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर ए और बी दोनों में से कौन सा होगा, सी बी सी डी कौन सा होगा। क्योंकि कई बार संविधान की व्याख्या करना अपने आप में एक अनोखी बात है, क्योंकि जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं उनको शब्द से नहीं देखकर उन शब्दों के पीछे भारतीय संविधान निर्माताओं का क्या दृष्टिकोण रहा, किस भविष्य के भारत की परिकल्पना करते हुए उन्होंने संविधान की रचना की, उसका दर्शन हमारी प्रस्तावना में दिखता है। जैसे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शुरू के शब्दों को ही लें, हम भारत के लोग, तो इस प्रस्तावना को इस तरह से शुरू करने का भी अपना एक महत्व, एक दृष्टिकोण संविधान निर्माताओं का था। तो आज हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे बिना किसी देरी के, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज भारतीय प्रस्तावना जब हम पढ़ रहे होंगे, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद भारतीय प्रस्तावना से लेकर कोई भी सवाल आपके समक्ष आएगा तो आप उसे हल करने में, उसका जवाब देने में 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप उसका जवाब दे पाएंगे, उसको हल कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। और क्या शुरू, आज हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। संविधान में इसे इंग्लिश में प्रीएम्बल लिखा गया है और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन उद्देशिका किया गया है। उद्देशिका क्यों किया गया है उसके पीछे का भी एक कारण मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शुरू करने जा रहे हैं तो पहले हम एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शब्द से पढ़ लेते हैं, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। और क्योंकि आपके पास अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना ना हो तो इंटरमीडिएट की किताब देख लेंगे, एनसीईआरटी, उन पर लिखी रहती है प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना वहां पर उनके फ्रंट पेज पर लिखी होती है। अच्छा, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वहां पढ़ेंगे। 2-3 बार जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको प्रस्तावना याद हो जाएगी और सबसे फिर जब आप उसको समझ लेंगे तो अच्छी तरह से आप प्रस्तावना की व्याख्या कर पाएंगे और दूसरों को जवाब दे भी पाएंगे। परीक्षा में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उनका जवाब भी दे पाएंगे। तो बिना किसी देरी के मैं आपको प्रस्तावना एक बार आपके सामने शब्द से बोल रहा हूँ। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हर एक शब्द का अपना मतलब है। एक व्याख्यात्मक रूप से हम जब इन्हें पढ़ेंगे तो जब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो हमने पढ़ा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी और फिर हिंदी के कैलेंडर को भी लिखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक एक शब्द का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, विस्तार से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और प्रत्येक शब्द भारत के संविधान के दर्शन को बताता है, भारत के शासन स्वरूप को बताता है, संविधान निर्माताओं के सोच को बताता है। इसलिए तो कुछ विद्वानों में, जिसमें प्रमुख न्यायविद हुए हैं N.A. पालकीवाला जी, उन्होंने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता को बताते हुए इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऐसी ठाकुर भार्गव दास जी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा इसको कहा है और के.एम. मुंशी जी ने, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्मपत्री कहा है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं एक विशेषता आपको बता रहा हूँ कि कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा उनके संदर्भ में। तो चलिए पढ़ते हैं हम प्रस्तावना। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना होती क्या है। तो देखिए, प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, संविधान की भूमिका से है, जिसमें हमें ये पता चलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि संविधान के एवं संविधान के उद्देश्य एवं आदर्श, संविधान के उद्देश्य एवं आदर्श, ये बात हमें पता चलती है। हमें पता चलता है कि शासन का स्वरूप कैसा है, शासन का स्वरूप कैसा है, ठीक है। और
हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तो एक बात और हमें पता चलती है कि संविधान कब लागू हुआ, मतलब संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तारीख जो हमें पता चलती है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना क्या है? संविधान की भूमिका है, जिसमें संविधान के उद्देश्य एवं आदर्श, संविधान के उद्देश्य एवं आदर्शों का, शासन के स्वरूप का, लागू होने की तिथि का पता चलता है। हालांकि प्रस्तावना की और भी बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन हम क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान के संदर्भ में ही हम इस बात को जानेंगे। ठीक है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उद्देशिका बोला गया है। उद्देशिका क्या बोला गया है? उद्देशिका बोला गया है। इसके पीछे का मैं आपको फैक्ट बताता हूं, फिर डिटेल में एक एक शब्द को पढ़ते हुए चलेंगे। इसके पीछे का फैक्ट आप जान लें एक बार। तो जब भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली सभा बुलाई गई, प्रथम सभा बुलाई गई, और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। क्योंकि जब भी कोई सभा या कोई मीटिंग होती है तो उसका एक हेड नियुक्त करना होता है, तो एक उसी प्रथा के तहत एक संविधान, हमारी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बना दिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस दिन क्या रखा उन्होंने? उद्देश्य प्रस्ताव। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया और भविष्य के भारत में क्या संविधान का उद्देश्य एवं आदर्श होंगे, क्या हमारे संविधान की विशेषता रहेगी, उनके विषय में उन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव दिया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। मतलब जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। क्योंकि ये हमारा जो, और वही आगे चलकर वही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान सभा की प्रस्तावना बना। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में रखा था 13 दिसंबर 1946 को, और बाद में उसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना बना, तो वहीं से ये उद्देश्य शब्द आया, जिससे भारतीय संविधान में हिंदी में प्रीएम्बल का ट्रांसलेशन उद्देशिका कहा किया गया है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, एक मिनट में दिखाता हूं आपको, मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है जो भारत सरकार द्वारा ही निकलती है,
तो इसमें जब आप पढ़ेंगे उसमें, तो इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा गया है। इंग्लिश में प्रीएम्बल है, हिंदी में उसका मतलब प्रस्तावना होता है, लेकिन भारतीय संविधान में उसको उद्देशिका करके ट्रांसलेट किया गया, मतलब हिंदी में उद्देशिका बोला गया है। और उद्देशिका बोलने का एक कारण ये रहा है कि जो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, वही हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी, तो इसलिए वहां से ही सब उद्देशिका लिख दिया गया। और यहाँ पर एक दो फैक्ट और जान लेंगे कि कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना किसकी देन है, किसकी देन है, कि प्रस्तावना किसकी देन है। यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ऑप्शन में दिया हो तो वहां आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऑप्शन पे जाएंगे, यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया जाए। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से प्रेरित है, तो वो यूएसए, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा और विषय वस्तु, भारतीय संविधान की भाषा और विषय वस्तु कहां से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समझ आया कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसकी देन है, और यदि आपको एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया गया हो, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर टिक करेंगे। और यदि ये पूछा जाए किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो उसका उत्तर होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना वहां से ली गई है और वहां से प्रेरित है, ऐसा कहें तो ज्यादा उचित है। क्योंकि वास्तव में सबसे पहले जो लिखित संविधान बना अमेरिका में, वहीं पर सबसे पहले प्रस्तावना आई, तो वहीं से हमने प्रस्तावना का, वहीं से प्रेरित होकर अपनी प्रस्तावना ली। और जो हमारे हमने जो भाषा, जो हमारे भारतीय संविधान की जो हमारी भाषा और विषय वस्तु हमने ली है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कंफ्यूज मत होना। यदि ये पूछा जाए, तो मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि यदि ये पूछा जाए कि किसकी देन है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो, तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर जाएंगे। और कहां से प्रेरित है ये पूछा जाए तो अमेरिका, यूएसए पर जाएंगे। और यदि भाषा और विषय वस्तु के बारे में पूछा जाए, तो आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपका सही उत्तर आएगा। तो आपको समझ आया होगा कि उद्देश्य शब्द कहां से आया। ठीक है, इसकी बात यहाँ जो 13 दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया, और इसीलिए हम मानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे संविधान की प्रस्तावना को देने वाले हैं, जो कि प्रेरित है यूएसए के संविधान से, और जिसकी भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए, ये तो कुछ फैक्ट हुए, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं आगे। तो अब देखिए, बोलचाल में सामान्य हम प्रस्तावना ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द ना आकर प्रीएम्बल को हिंदी में उद्देशिका ट्रांसलेट किया गया है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं कि हमारी प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है, और फिर उसको डिटेल में पढ़ते जब चलेंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर प्रस्तावना से जुड़े सभी प्रश्न और सभी डाउट अपने क्लियर यहाँ पर कर लेंगे। और भविष्य में आपके समक्ष जब भी कोई प्रश्न या प्रस्तावना के बारे में जब आप किसी से बात करेंगे, तो आप अपने आप को बहुत सहज महसूस वहां पर करेंगे। ठीक है, तो हम प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं कि प्रस्तावना हमें बताती क्या है। तो देखिए, प्रस्तावना से हमें 4 बातें पता चलती हैं। सबसे पहली बात जो हमें पता चलती है प्रस्तावना से, हमें प्रस्तावना से सबसे पहली बात जो पता चलती है, वो पता चलती है शासन का स्रोत। हमारी प्रस्तावना बताती है कि हमारे
शासन का स्रोत क्या है, हमारे शासन का स्रोत क्या है, जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है। दूसरा, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें पता चलता है हमारे शासन का स्वरूप। क्या पता चलता है? शासन का स्वरूप। ठीक है। तीसरा, हमें पता चलता है, पहला शासन के स्रोत, दूसरा शासन का स्वरूप, तीसरा हमारे शासन का उद्देश्य, शासन का उद्देश्य, और चौथा हमें पता चलता है संविधान के लागू होने की तारीख, संविधान लागू की तारीख। ठीक है। ये चार बातें हमें भारतीय संविधान से की प्रस्तावना से, सॉरी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें चार बातें पता चलती हैं, जिसमें हमें पता चलता है भारत के शासन का स्रोत क्या है, भाषण का स्वरूप, सॉरी शासन का स्वरूप क्या है, शासन का उद्देश्य क्या है, और संविधान लागू होने की तिथि। तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा यही संक्षेप में बता देता हूँ। तो संविधान की प्रस्तावना से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि हमारे शासन का स्रोत क्या है, जनता। समझाऊंगा अभी कैसे है, एक एक टॉपिक पर हम चलेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। शासन का स्वरूप कैसा है, यह हमें इससे पता चलता है। कैसा स्वरूप है, हमने जब प्रस्तावना को पढ़ा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो शासन का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक एक शब्द का मतलब भी समझेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। दूसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत एक समाजवादी देश है। क्रम से ही जैसे हमने प्रस्तावना पढ़ी है वैसे ही हम इसे लिखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष। चौथा लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या तंत्रात्मक। पांचवा गणराज्य। तो पहला में पता चला शासन का स्रोत क्या है, हमारा जनता है। भारत में शासन का स्रोत कौन है, जब हम भारत में बात करेंगे तो भारत में शासन का स्रोत क्या है, तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि शासन का स्रोत जनता है। शासन का स्वरूप क्या है, तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि भारत का जो शासन का स्वरूप है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। दूसरा बताती है शासन का उद्देश्य, कि हमारे भारत में शासन का क्या उद्देश्य है, तो शासन का उद्देश्य क्या है, न्याय, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होगा कि हिंदी में भारतीय संविधान में समता शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम समानता ही जान के चलेंगे जब पढ़ेंगे। इक्वालिटी उसका इंग्लिश में लिखी गई, हमारा भारतीय संविधान इंग्लिश में तो इक्वालिटी है, लेकिन हिंदी में समानता बोला गया है। तो शासन का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। पांचवा एकता और अखंडता, एकता और
अखंडता। छठा बंधुता। हाँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, मैं बता रहा था, एक तो शासन का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, और छठा आता है बंधुता। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना बताती है कि भारत के जो में शासन का उद्देश्य है वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, बंधुता, ये स्थापित करना है। और संविधान लागू की तारीख, लागू होने की, संविधान लागू होने की तारीख पता चलती है। इसमें ये बताती है 26 नवंबर 1949। हिंदी में जो लिखा हुआ है, मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है हमारे भारतीय संविधान में। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक साइड होकर। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मुख्य बात है, जो हमारे भारतीय संविधान का दर्शन और उसकी जो व्याख्या करती है, जिसमें हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं का भविष्य का भारत कैसा हो का सपना साफ साफ झलक पड़ता है। तो प्रस्तावना बताती है हमें कि भारत का जो शासन का स्रोत क्या है। तो भारत के शासन का स्रोत है जनता। कौन है भारत में शासन का स्रोत? भारत में शासन का स्रोत जनता है। कैसे है वो बताएंगे अभी आगे। दूसरा, शासन का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। शासन का उद्देश्य क्या है? न्याय देना, प्रति व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता, और संविधान लागू होने की तारीख जो 26 नवंबर 1949 बताई गई है। अच्छा, यहाँ इस तारीख के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है कि हम संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है, लेकिन हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं और संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को बताते हैं। इस डेट को मैं क्लियर करूंगा। हिंदी में इसे मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, मतलब विक्रमी संवत 2006 के मार्क्सिस महीने में, और उसका शुक्ल पक्ष, हिंदी के जो कैलेंडर होते हैं उनमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चलता है। तो संवत कौन सा है? 2006। महीना कौन सा? मार्क्सिस का महीना। और पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की कौन सी तारीख? 7वीं तारीख, 7वां दिन। ठीक है, ये पता चलता है। तो हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और अंत तक पहुंचेंगे और फिर जानेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं शासन का स्रोत, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि शासन का स्रोत क्या है। तो शासन का स्रोत जो कि है जनता। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले शासन का स्रोत। शासन का स्रोत, ठीक है। तो शासन का स्रोत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जैसा कि हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शासन का स्रोत कौन है? जनता है। कौन है शासन का स्रोत? जनता। शासन का स्रोत जनता है। तो ये हमने जाना। तो देखिए, जनता मतलब भारत में जो शासन का स्रोत है वो
लोक प्रभुता में समाहित है। किसमें? लोक प्रभुता। लोक प्रभुता मतलब क्या हुआ? लोक का मतलब जनता ही है, जनता से लिया जाता है, और प्रभुता का मतलब मालिक से है, कि भारत में जो शासन का स्रोत है वो जनता है, मतलब जनता ही क्या है? मालिक है। अच्छा, ये जो लोक प्रभुता शब्द, जो विचार, जो देन है, ये देन है एक प्रसिद्ध विचारक हुए हैं रूसो। रूसो की देन है। रूसो एक फ्रांस के महान विचारक हुए हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वहां उसमें उन्होंने इस लोक प्रभुता का विचार दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों से बंधा हुआ है। और जब उन्होंने इस लोक प्रभुता का विचार दिया तो उन्होंने कहा था कि वॉक्स पीपली वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। इसका हिंदी में मतलब हुआ है कि जो जनता की वाणी होती है, जो जनता की आवाज होती है, जो जनता की वाणी होती है, वो ईश्वर की वाणी है, वो ईश्वर की वाणी है। तो लोक प्रभुता का विचार सबसे पहले रूसो ने दिया था। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार पूछी गई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। खैर हमारा ये विषय नहीं है, हिस्ट्री में हम जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान में शासन का स्रोत जनता है, ये उल्लेखित कहां पर है? प्रस्तावना में। डायरेक्ट उल्लेखित नहीं है, इसका अर्थ समझते हैं किस रूप में ये उल्लेखित है, किस रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोक प्रभुता की बात कही गई है कि शासन का स्रोत लोक प्रभुता में समाहित है। मतलब भारत में जो शासन का स्रोत है, अर्थात भारत में शासन जो करने वाली है वो जनता है, जनता ही मालिक है, इसे समझते हैं। तो हम जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहां से शुरू होकर और अंतिम शब्द क्या है कि एतद द्वारा इस संविधान सभा एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित करते हैं। शुरुआत यहां से होती है और प्रस्तावना के अंतिम शब्द ये हैं। दोनों को हम यदि पढ़े, हम भारत के लोग, मतलब हम कौन? जो हम भारत के लोग हैं, वो बीच की बातें कहकर जब हम करते हैं अंगीकृत, मतलब इसको ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, अंगीकृत स्वीकार कर रहे हैं। अधिनियमित मतलब कानून बनाकर उसको लागू भी कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं और अपने आप को दे भी रहे हैं, अपनी आत्मा में उसको अर्पण भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम भारत के लोग, मतलब हम कौन? भारत के लोग उसे अंगीकृत कर रहे हैं, मतलब स्वीकार कर रहे हैं, अधिनियमित पारित कर रहे हैं और आत्मार्पित, खुद की आत्मा को उसमें अर्पण कर रहे हैं, खुद की आत्मा के लिए उसे अर्पित कर रहे हैं, अर्थात खुद को दे रहे हैं। मतलब हम खुद ही बनाने वाले हैं, खुद के लिए बनाने वाले हैं और खुद पर ही से लागू कर रहे हैं। हम ही लागू करने वाले हैं, हम ही स्वीकार करने वाले हैं और हम ही इसको बनाने वाले हैं। सामान्य अर्थों में अगर जो हम समझे तो इसका सार यही करता आता है कि हम भारत के लोग, ठीक है, जो बातें लिखी हैं बीच में कि इस संविधान को खुद को देते हैं, खुद स्वीकार करते हैं, खुद के लिए
मतलब हम ही स्वीकार करते हैं, हम ही बनाते हैं, बना रहे हैं और खुद के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है शासन का स्रोत कौन है, जनता। क्योंकि शासन, मैंने पहली वीडियो में बताया था, संविधान क्या है, एक रूल बुक है जिससे किसी देश पर शासन के जो नियम है, कानून है, कैसे शासन किया जाएगा, ये सब उसमें उल्लेखित होता है। तो वहाँ मैंने बताया था आपको संविधान की परिभाषा, तो वहीं उस बात को ध्यान रखते हुए देखिए कि साफ साफ प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, और बाद में अंगीकृत अधिनियमित और आत्मांकित करते हैं। तो ये भाव स्पष्ट कर देता है कि शासन का स्रोत कौन है, जनता है। तो आपसे यदि कौशल्या पूछा जाए कि भारत में शासन का स्रोत कौन है, तो शासन का स्रोत कोई पार्टी विशेष, कोई नेता, जैसे अब वर्तमान में मोदी जी की सरकार है कि यहाँ शासन का स्रोत मोदी जी है, नहीं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वास्तविक शासन का स्रोत जो संविधान में दिखाया गया है, प्रस्तावना जो बताती है, हमें बताती है, जनता है। ठीक है, वो कैसे है, क्योंकि हम ही सरकार को चुनते हैं, व्यस्त मताधिकार के माध्यम से हम ही सरकार को चुनते हैं। ठीक है, हम ही और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार चलाएंगे, वही कानून बनाएंगे जिन्हें हमने चुना है। अन्यथा और कोई व्यक्ति वहां पर नहीं जाएगा, जिन्हें हम चुनेंगे वही पार्लियामेंट में जाएगा, वही कानून बनाएगा, वही सरकार चलाएगा। तो उनको शक्ति भी कौन दे रहा है, हम दे रहे, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। सब तो प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकते, तो हम अपने कुछ प्रतिनिधि चुन लेते हैं और उन्हें चुनने का अधिकार हमारा ही है, हमें चुनकर भेजेंगे तो ही वो सरकार चलाएंगे। तो शासन में जनता का जो शासन का स्रोत है वो जनता है। लेकिन इसकी एक आलोचना भी हुई है, बहुत सारे जो संविधान वेत्ता है उन्होंने इसकी आलोचना भी की है, इसकी आलोचना भी की है। बहुत सारे संविधान वेत्ता हुए हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है। आज मैं शासन के स्रोत तक ही रखूंगा, बस थोड़ा सा आलोचना पे मैं प्रकाश डाल देता हूं कि अच्छा, आलोचना में कई सारे संविधान वेत्ता हुए, कई सारे विद्वान हुए जिन्होंने इसकी आलोचना की है। लेकिन आलोचना में जो सबसे ज्यादा आलोचना इनकी पढ़ी जाती है वो एक संविधान वेत्ता हुए क्या नाम था, केसी बियर एक संविधान वेत्ता हुए हैं, एक केसी बियर संविधान वेत्ता हुए हैं जो कि ब्रिटिश संविधान वेत्ता है। तो इन्होंने किस रूप में इसकी आलोचना की है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज का ये टॉपिक हम देखिए, प्रस्तावना का टॉपिक थोड़ा लंबा है, लगभग 3 कक्षाओं में कंप्लीट होगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी के साथ हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, केसी बियर ने इसकी आलोचना किस रूप में की है, कैसे उन्होंने ये बताया है कि शासन का जो स्वरूप है, जो आप कहते हैं कि शासन का स्रोत जनता है, कैसे उन्होंने इसकी आलोचना की है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो भारतीय संविधान है वो केवल शिक्षित और धनी वर्ग का संविधान है, केवल शिक्षित और धनी वर्ग का संविधान। उन्होंने सब शब्दों में अपने विचार में जब कहा कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने असहमति जताई है कि भारत का संविधान में जो शासन का स्रोत जनता है अर्थात लोक प्रभुता है, वो लोक प्रभुता के मत से पूर्णतः असहमत है। वो ये मानते नहीं है कि भारतीय जो संविधान में लोक प्रभुता है, उनके शासन के स्रोत में लोक प्रभुता है, भारतीय संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। उसके पीछे उन्होंने क्या फैक्ट दिया, उन्होंने कहा है
कि उनका जो कथन है, उन्होंने कहा भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। क्या कहा उन्होंने? भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। लोक प्रभुता एक भ्रम है। लोक प्रभुता को उन्होंने भ्रम बताया है। लोक प्रभुता एक क्या है? भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। क्या बताया? ये कहकर इसकी आलोचना की है। और इस आलोचना के पीछे उनका क्या तथ्य रहा है, क्या फैक्ट दिया हुआ है, आइए उसे समझते हैं थोड़ा सा, कैसे इन्होंने केसी वियर ने इसकी आलोचना की और क्या होता है। तो देखिए उन्होंने बताया है, क्यों कहा इसे जान लेते हैं, कि हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ, जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ वो एक संविधान सभा ने किया। संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया है, ठीक है। और संविधान सभा में कौन लोग थे? संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सभी का जो चुनाव हुआ था, उन सभी का जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ। किससे हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ, ठीक है। उन सबका चुनाव किससे हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। समझिए, देखना कितनी गहनता के साथ उन्होंने इस बात का अध्ययन करके कहा है ये बात, कि लोक प्रभुता, भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो उनका ये फैक्ट था कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया है, और भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आए थे। किससे आए थे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आए थे, ठीक है। ठीक, तो पहला उन्होंने ये किया। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन से ये कहां से आए गए थे? जो प्रांतीय, जो ये सदस्य थे, ये प्रांतीय विधानमंडलों से चुने गए थे, मतलब प्रांतीय विधानमंडलों से, ठीक है, जिन्हें एमएलए कह देते हैं, ये सदस्य जो थे, ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों से चुने गए, ठीक है। और प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा चुने गए, ठीक है। तो दोबारा समझिए कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान जो निर्माण हुआ वो एक संविधान सभा के द्वारा हुआ। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए, जो कि प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा चुने गए थे। और जो प्रांतीय विधानमंडलों के जो सदस्य थे, वो जो चुने गए थे, वो दो वर्ग के लोग ही चुना करते थे उस समय। एक तो शिक्षित वर्ग चुना करते थे, एक धनी वर्ग जो कि टैक्स देते थे, जो टैक्स पेयर्स थे, टैक्स पेयर जो थे। और यदि हम इनकी बात करें तो ये भारत की कुल जनसंख्या के 10% से भी कम थे, या ऐसे कह लो 10% से भी कम। तो इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, बल्कि भारतीय संविधान शिक्षित और धनी वर्ग का संविधान है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान शिक्षित और धनी वर्ग का संविधान है। इसका शिक्षित और धनी वर्ग का संविधान है। पूछ लिया जाए ये वर्ग का संविधान है, तो आप बताएंगे किसने कहा था ये? केसी वियर ने। केसी वियर ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान एक में जो लोक प्रभुता है, वो लोक प्रभुता एक क्या है? भ्रम है। उन्होंने कहा लोक प्रभुता एक भ्रम है। और उसके पीछे फैक्ट क्या दिया कि जो संविधान सभा है उसके जो सदस्य है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में वो प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा चुने गए, जो प्रांतीय विधानमंडल के जो एमएलए थे उनके द्वारा चुने गए। और इन प्रांतीय विधानमंडलों के जो सदस्य थे, एमएलए थे, उनका जो चुनाव जो होता था
उनको चुनने वाले दो ही वर्ग थे, शिक्षित वर्ग और एक धनी वर्ग। धनी वर्ग में वो लोग जो टैक्स पेयर्स थे। तो ऐसा कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा फिर कि इस आधार पर तो जो भारतीय संविधान सभा थी वो शिक्षित और धनी वर्ग का संविधान रहा। आपको ये बात केसीवियर की अब लग रही होगी कि हाँ केसीवियर का मत तो बिल्कुल सही है, लग रहा होगा बिल्कुल ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आलोचनाएं होती है, लेकिन हम इस आलोचना का खंडन भी करेंगे। तो अगर जो आप आपसे कहने लगे, कोई कहने लगे भी केसीवियर का तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रांतीय विधान जो लोकसभा के संविधान सभा जो बनी थी, उनके जो सदस्य थे वो कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग और धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं को चुनने थे, तो वो तो उनकी संविधान सभा थी। लेकिन आप इस बात में अगर जो हम देखेंगे तो सबसे पहले आप एक बात ये ध्यान रखें कि इसका खंडन हम किस आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए इसका खंडन हम इस आधार पर करते हैं कि भारत में सबसे पहली बात तो लोकतंत्र को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है भारत में? लोकतंत्र को अपनाया गया है। संविधान में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, और ये जहां लोकतंत्र है तो वहां लोकप्रभुता भी है। जहां लोकतंत्र है वहां लोकप्रभुता होगी, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तो जहां जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा शासन है, अर्थात लोकतंत्र है, तो वहां लोकप्रभुता होगी। तो ये तो घोषित तौर पर संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो उन्होंने फैक्ट दिया, उस फैक्ट को हम देखें तो जब भारत में पहले आम चुनाव हुए, 1951 में 51-52 में जब पहले आम चुनाव हुए, तो उन आम चुनाव में वोट किसने डाली? हम भारत के लोग, मतलब वोट डालने वाले कौन थे? भारतीय थे, ऐसा कह सकते हैं। और भारतीय भी कौन, किस आधार पर डाली? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जब पहले आम चुनाव हुए, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए, ठीक है, और वोट किसने डाली? हम भारत के लोगों ने, भारतीयों ने डाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर डाली। तो जब चुनाव हुए और जब चुनावों का परिणाम आया, तो उस परिणाम में रिजल्ट आया, यदि हम कुछ अपवादों को छोड़ दें, जो जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, अधिकांश सदस्य इन चुनावों में विजयी हुए, इन चुनावों में विजयी हुए। समझे बात? कि जब चुनाव हुए तो हम भारत के लोगों ने अपनी सरकार बनाने के लिए वोट डाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हमने सरकार चुनी, और उसमें जब हमने जिन्हें चुना, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जिन्हें चुना, जो संविधान सभा के जो अधिकांश सदस्य थे वो विजयी हुए। तो विजयी हुए इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग संविधान सभा के अंदर थे उनमें हम भारतीयों का, हम तो यही शब्द है ना, हम भारत के लोग, मतलब हम भारतीयों का क्या था? विश्वास था कि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए तो हमने उन्हें जिताया, इसलिए तो हमें विजयी बनाया हमने उनको। तो केसीवियर के इस जो उन्होंने तथ्य दिया कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो केवल शिक्षित एवं धनी वर्ग का
प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो केवल भारतीय संविधान जो है शिक्षित एवं धनी वर्ग का संविधान है, तो ये बात यहाँ पर आकर गलत साबित हो जाती है। क्योंकि जब भारत में आम चुनाव हुए और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए, तो रिजल्ट वास्तव में चौंकाने वाले थे कि जो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य थे वो विजयी हुए। अर्थात भारतीय जो जनता थी उनका विश्वास उनमें था, वो उनमें विश्वास करते थे, अर्थात वो उनको अपना प्रतिनिधि मानते थे, उन्होंने उनको अपना प्रतिनिधि स्वीकार किया है, इसलिए तो वो विजयी बने। और एक मत मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, घोषित तौर पे भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब ही है जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी, ठीक है। तो जनता के लिए जनता, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र घोषित तौर पर लिखा हुआ है प्रस्तावना में। तो जब ये लोकतंत्र है तो मतलब लोक प्रभुता भी है, और जो उन्होंने बात कही उसका हमारे पास प्रूफ भी है कि जिस आधार पर आप कह रहे हो कि ये केवल धनी और टैक्स पेयर्स, जो धनी वर्ग है, मतलब जो टैक्स पेयर्स हैं और शिक्षित वर्ग है, उन्हीं के संविधान सब उन्हीं का संविधान है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चुने गए सदस्यों ने संविधान बनाया। तो बाद में इस बात को हमने अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गलत साबित कर दिया, क्योंकि अधिकांश सदस्य विजयी हुए, क्योंकि हमने उनको अपना प्रतिनिधि माना था, स्वीकार किया था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की लगभग 3 से 4 क्लास होंगी, लगभग 3 क्लास होंगी, 3 क्लास, और हम 3 क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जब हम अंतिम कक्षा पूर्ण कर लेंगे तो आपको महसूस होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए सारे कोर कंसेप्ट हमारे क्लियर है, और हम अब हमारे समझ भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा कोई सवाल आता है या कोई डिस्कशन करता है तो हम सहजता के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।